रिटायर्ड हूँ इंडियन आर्मी से। और मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी भी आर्मी थे और मेरा बेटा भी फौज में है। मैं हिंदी में आप लोगों को 2-3 मिनट में बताना चाहता हूँ क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है। ये कॉलोनी बनी थी फौजियों के लिए, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। ये कॉलोनी बनी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका पर्पस था वेलफेयर ऑफ द इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो उस टाइम सर्विंग थे और जो रिटायर्ड हो चुके थे। लेकिन किसी कारणवश कॉलोनी की डेवलपमेंट जो 72 से लेके 90 तक ज्यादा नहीं हुई और जो फौजी थे वो ज्यादा से ज्यादा रहते थे गांव में। रिटायर्ड जेसीओ साहब लोग थे, जवान थे, कुछ ऑफिसर थे। कुछ ऑफिसर्स ने यहाँ घर बनाए, कॉलोनी की डेवलपमेंट शुरू हुई और जैसे नेशनल हाईवे जो आप जानते हो बाईपास बना तो कॉलोनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई। जैसे कॉलोनी की वैल्यू बढ़ी तो वो लोग जो यहाँ नहीं रहते थे किसी कारणवश उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, पैसे की जरूरत थी, तो मजबूरी में उन लोगों ने अपना प्लॉट बेचना शुरू किया। और ये बेचना शुरू किया विद द अप्रूवल ऑफ द दैट टाइम एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो भी थी। अब क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी चेंज होती है। जैसे रूल है 3 साल के बाद में सोसाइटी नहीं बनती है। किसी कारणवश पिछले 10 सालों में सोसाइटी नहीं थी। पिछले 3 महीने से सोसाइटी बनी है और हम सबको जो सैनिक कॉलोनी में जो रहते हैं, जो सिविलियन है, फौजी है, उनको ये उम्मीद थी अभी सोसाइटी बनी है तो बहुत तरक्की होगी सोसाइटी की। जो हमारे मेन मुद्दा थे डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी, जिसमें रिक्वायरमेंट थी हॉस्पिटल की। सैनिक कॉलोनी में हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ कम से कम 6000 प्लस रेजिडेंट्स हैं। प्लॉट मेरा नंबर थोड़ा नीचे ऊपर हो सकते हैं, 6000 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे प्लॉट है। दुकानों को छोड़ के अगर उनको मिलाएंगे तो 8000 हो जाते हैं। सबकी उम्मीद थी कि तरक्की होगी हमारी कॉलोनी की, बट किसी कारणवश फॉर सम रीजन, मैं किसी को पर्सनली नहीं बात कर रहा हूँ, जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने एजेंडे बनाए। वो एजेंडा पब्लिकली सबको शेयर किया गया। उसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो था ग्रांट ऑफ ऑनरोरियम, जो सीरियल नंबर 2 पे है। ये जो मेंबर्स थे इन्होंने अपना, जब ये वोटिंग के लिए आए थे आगे, इन्होंने लिखा था, अपना एजेंडा बनाया था, हम ऑनरोरियम नहीं लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने वायलेट किया वो सीरियल नंबर 2 है। अब ये पॉइंट आना नहीं चाहिए एजेंडा में। जब आपने एजेंडा में लिखा था अपने एजेंडा में कि हम ऑनरोरियम नहीं लेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल सर्विस करेंगे सोसाइटी के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ 1972, जब सोसाइटी बनी थी उसमें जैसे सर ने बताया कि सर तो ओरिजिनल अलॉटी है, मेरे फादर भी ओरिजिनल अलॉटी है इस प्लॉट में वहाँ पे सैनिक कॉलोनी में। उसमें कोई क्लॉज नहीं है कि आप अपना प्लॉट नहीं बेच सकते हो। उस टाइम पे 1972 में 1500 रुपया भी बहुत बड़ा एक अमाउंट होता था फौजी के लिए, जेसीओ जवान के लिए, सिमिलरली 3000 फॉर ऑफिसर। क्या हुआ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू बढ़ गई, लोग रिटायर्ड हो गए। J&K डिस्टर्ब स्टेट है, कुछ लोग जम्मू से बाहर चले गए, अपने अपने घर बना लिए। अब 2 घर मेंटेन करना एक छोटे परिवार के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपना प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। फिर कॉलोनी में एजीएम में अमेंडमेंट आया कि ये जो सोसाइटी है वो सिविलियन को बेच सकती है। उसके बाद ये बेचने का प्रोसेस शुरू हुआ 1992 में। अब दोबारा ये सोसाइटी जो बनी है, जो मेंबर्स हैं, इनका एजेंडा ये चाहते हैं कि हम पैरा 9 ऑफ द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बाईलॉ, उसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं वो उसका सवाल एजेंडा में पूछा जाएगा। आज का जो हमारा मकसद था, जो पर्पस था कि आप के थ्रू ये सब लोगों को पता चले कि हम भारत देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन का प्रोसेस सबको पता है। इलेक्टेड मेंबर जब चुन के आते हैं तो उनका काम है अच्छा काम करना। जो अच्छे काम के पॉइंट थे उसमें से एक भी एजेंडे में नहीं आया है। रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल, एक स्कूल जरूर अपग्रेडेशन का काम एजेंडे में है,
कोई रोड की बात नहीं है, ड्रेनेज का कोई इशू नहीं है इसके अंदर में, साफ सफाई का कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। कैसे हम सोसाइटी को एनक्रोचमेंट फ्री करें उसकी कोई बात नहीं हो रही है इसके अंदर में। खाली सिविलियन और फौजी में डिवाइड करने का इशू है, वही एजेंडा दिखता है। और मैं एक फौजी हूँ, जैसे मैंने बताया मेरा बेटा भी फौजी है, तो 4th जनरेशन इंडियन आर्मी को हम सर्व कर रहे हैं। सिविलियन ही थे हम भी, मेरे परदादा दादा से दादा वो भी सिविलियन थे। सिविलियन ही फौजी बनते हैं, तो फौजी भगवान ऊपर से नहीं पैदा करता है। ये डिवाइड नहीं चलेगा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, भाईचारे से रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं बनाना है, मिलजुल के रहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, जो भी मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट जब कोई गलत होता है तो उसके लिए खड़े होना हमारा एक फर्ज है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द इंडिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है, आप सिविलियन को वोटिंग राइट दो, वो एजेंडा होना चाहिए। आप इलेक्टेड मेंबर फौजी ही रहो, फौजी ही खड़ा हो सकता है, मेंबर बन सकता है, बट वोटिंग राइट सबको होना चाहिए। जैसे सबने बताया 1400 फौजी बचे हैं, बाकी सारे सिविलियन हैं। तो 1400 को अगर आप प्रोपोर्शनेट करोगे तो आप 30% भी नहीं हो फौजी। तो ये एक जो मोटा मुद्दा था, मैंने आपको बताया कि हमारे